आप सभी का खुश आमदीद। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ BECC 132 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा आज का टॉपिक है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली इस वक्त मौजूद होती है जब कोई एक कंपनी किसी ऐसे प्रोडक्ट की वाहिद प्रोड्यूसर या फरोख्त कुंदा हो जिसका कोई करीबी मुतबादिल न हो। इस तारीफ में 3 बातें काबिल जिक्र है। अव्वल, मोनोपोली के लिए जरूरी है कि किसी प्रोडक्ट का वाहिद प्रोड्यूसर या फरोख्त कुंदा हो। ये वाहिद प्रोड्यूसर एक इनफरादी मालिक प्रोडक्ट का वाहिद प्रोड्यूसर या फरोख्त कुंदा हो। शराकतदारी जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में हो सकता है। अगर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हों तो या तो कामिल मुसाबकत परफेक्ट कंपटीशन या मुसाबकती मोनोपोलिटिक्स कंपटीशन मौजूद होगी। इस पर मुनहसर है कि प्रोडक्ट हम जिन्स है या मुख्तलिफ। दूसरी जानिब अगर चंद प्रोड्यूसर ज्यादा फरोख्त कंदन मौजूद हो तो इसे ऑलिगोपोली कहा जाता है। लिहाजा अगर मोनोपोली मौजूद हो तो मैदान में सिर्फ एक कंपनी होना जरूरी है। दरअसल मोनोपोली का मतलब एक फरोख्त कुंदा होता है। मोनो का मतलब एक यानी कि वन और पॉली का मतलब है फरोख्त करने वाला यानी कि सेलर। इसका मतलब मोनोपोली ऐसा मार्केट होता है जहां पे एक सेलर हो और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो। तो हम बता सकते हैं एक फरोख्त करने वाला और बहुत सारे लेने वाले। इस तरह मोनोपोली का मतलब एक फरोख्त कुंदा या प्रोड्यूसर है। लेकिन ये कहना कि मोनोपोली का मतलब एक फरोख्त कुंदा या प्रोड्यूसर काफी नहीं है। मोनोपोली के लिए जरूरी है कि इस प्रोडक्ट का कोई करीबी मुतबादिल मौजूद ना हो। जैसे हम बोल सकते हैं इसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना हो। अगर मोनोपोली कोई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट बनाइए उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और कंपनियां हैं जो इस प्रोडक्ट के करीबी मुतबादिल तैयार कर रही है, यानी कि अगर कुछ कंपनियां इस प्रोडक्ट के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बनाती हैं तो उनके दरमियान तो मुकाबला होगा, क्योंकि हमेशा कस्टमर्स जो हैं, जो हमें लेने वाले होते हैं, जो हमें खरीदार होते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि हमें कौन सी चीज हमारे बजट के हिसाब से होगी, यानी कि क्या वो खरीद सकते हैं, क्या वो मोनोपोली की चीज खरीदेंगे। अगर उसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, अगर कोई उसका करीबी मुतबादिल तैयार कर रही हो तो उनके दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा। इस कंपटीशन की मौजूदगी में कोई कंपनी मोनोपोलिस्ट कहलाई नहीं जा सकती है, क्योंकि हमें पहले ही बताया कि मोनोपोली वांझला एक ही फरोख्त करने वाला होता है और बहुत सारे लेने वाले होते हैं, इसीलिए उसके प्रोडक्ट के दरमियान कोई भी मुकाबला नहीं होना चाहिए। मोनोपोली का मतलब तमाम मुकाबले की अदम मौजूदगी है। मिसाल के तौर पर भारत में एक कंपनी है जो बिना का टूथपेस्ट तैयार करती है, लेकिन इस कंपनी को मोनोपोलिस्टिक नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि हमें इसी पेस्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। जिस तरह से हमें पता है
कि हमारे पास बहुत किस्म के टूथपेस्ट हैं जो कि बहुत ही करीबी मुतबादिल हैं, जैसे कि कॉलगेट, जिस तरह से पेप्सोडेंट, जिस तरह से और कोई वेंटेज है, जिस तरह से बहुत सारे और टूथपेस्ट है जो बाकी कंपनियां तैयार करती हैं। तो इसमें हम मोनोपोली नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस टूथपेस्ट के बहुत सारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब इसके करीबी मुतबादिल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, एक दूसरे के साथ मार्केट में मुकाबला करते हैं और किसी भी एक ब्रांड के प्रोड्यूसर को मोनोपोलिस्ट नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जाता है? कि इसीलिए क्योंकि जो मोनोपोली का प्रोडक्ट होता है वो एक ही तरह का होता है, उसके मुकाबले में कोई और प्रोडक्ट नहीं होता है, उसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इस तरह सिर्फ एक प्रोडक्ट का वाहिद फरोख्त करने वाला किसी को मोनोपोलिस्ट नहीं बनाता है क्योंकि उसके पास मार्केट में कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं होता। क्योंकि ये जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो ये मोनोपोलिस्ट सेलर होता है, वो हमेशा प्राइस मेकर होता है, वो अपना प्राइस बनाता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट को कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ये एक वाहिद फरोख्त करने वाला होता है, वो एक बादशाह हो सकता है जिसके पास ताज ना हो। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाता है जिसको मुकाबले में और कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। हम इजादारी के दूसरे शर्त को मांग के क्रॉस लचक की शक्ल में भी बयान कर सकते हैं। मांग की क्रॉस लचक एक अच्छी के लिए मांग में तब्दीली की डिग्री को जाहिर करती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे एक ही प्राइस नहीं होती है, यहाँ पे तब्दीली की डिग्री को जाहिर करती है जो किसी दूसरी अच्छी की कीमत में तब्दीली का नतीजा होती है। लिहाजा अगर इजादारी होनी है तो इजादार के मसनूआत और किसी भी दूसरे प्रोड्यूसर के मसनूआत के दरमियान मांग की क्रॉस लचक बहुत कम होनी चाहिए। इस हकीकत से कि इजादारी के तहत एक फैक्ट्री है, इसका मतलब है कि दीगर फैक्ट्रियों को किसी न किसी वजह से इजादारी की सनत में दाखिले से रोका जाता है। दूसरे अल्फाज में सख्त रुकावटें मौजूद है, यहाँ पे कोई भी फर्म एंटर नहीं हो सकती है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे कोई और कंपनी नहीं आ सकती है। जहां एक फैक्ट्री किसी कमोडिटी की पैदावार पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है, रुकावटें जो फैक्ट्री को सनत में दाखिले से रोकती है वो माशी नौयत की हो सकती है या इदारा जाती और मसनूई नौयत की हो सकती हैं। इजादारी की सूरत में रुकावटें इतनी मजबूत होती है कि वो तमाम फैक्ट्रियों को दाखिले से रोकती है। सिवाय इस ऊपर से ये नतीजा निकलता है कि इजादारी के वजूद के लिए 3 शराइत जरूरी है। एक तो हमें पता ही है, जो हम अभी तक बता रहे थे, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, एक वाहिद प्रोड्यूसर या बेचने वाला, इसका मतलब है सिंगल सेलर, ओनली द सिंगल सेलर। मसनूआत के लिए कोई करीब मुतबादल ना हो, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इस प्रोडक्ट का नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो हम उसको मोनोपोली नहीं बता सकते हैं। सुन्नत में दाखिले के लिए मजबूत रुकावटें मौजूद हो, यहाँ पे कोई और फैक्ट्री दाखिल नहीं हो सकती है। अगर वो दाखिल हो जाती है वो भी इसी प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बना सकती है जो फिर उसका सिंगल सेलर नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इस मार्केट में एक वाहिद प्रोड्यूसर या बेचने वाला यहाँ पे लिए दाखिले के लिए मजबूत रुकावटें मौजूद हैं। फैक्ट्री के जो पहले से मैदान में मौजूद है, इजादारी के सामने आने वाली तलब की महंगी खतूत को समझना अहम है।
जैसे कि एक पिछले बाब में वजाहत की गई है। कामिल मुकाबले, जिस तरह से हमने देखा था पहले, परफेक्ट कंपटीशन के तहत सनती फैक्ट्री के सामने आने वाली तलब की मनहनी खतूत एक उफ़क़ी सीधी लाइन होती है, जबकि कामिल मुकाबले के तहत पूरी सनत के सामने आने वाली तलब की मनहनी खतूत नीचे की तरफ ढलान पर होती है। ये इसलिए होता है कि सारिफीन की तलब है और मसनूआत के लिए सारिफीन की तलब की मनहनी खतूत अमूमन नीचे की तरफ ढलान पर होती है। नीचे की तरफ ढलान पर होने वाली सारिफीन की तलब की मनहनी खतूत पूरी मुकाबला की सनत के सामने होती है, लेकिन कामिल मुकाबले के तहत एक फर्द फैक्ट्री नीचे की तरफ ढलान पर आने वाली तलब की मनहनी खतूत का सामना नहीं करती। ये इसलिए होता है क्योंकि कामिल मुकाबले के तहत एक फर्द फैक्ट्री मुतअद्दिद फैक्ट्रियों में से एक होती है जो सनत तश्कील देती है, इसलिए वो कीमत पर असर अंदाज नहीं हो सकती है जो अपने इनफरादी सतह के पैदावार को तब्दील करके हूँ। एक कामिल मुकाबलती फैक्ट्री को मौजूदा कीमत को कबूल करना होता है, वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो प्राइस टेकर होता है और ये वहाँ पे जो भी कीमत हो हर एक फैक्ट्री को वो कबूल करना होता है, उसको वही कीमत लेनी होती है, उसको वही कीमत देनी होती है कस्टमर्स को, उसको अपने जो खरीदार है उनको वही कीमत देनी होती है, वो अपनी कोई कीमत नहीं बना सकती है। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, यहाँ पे ये कोई भी प्राइस कोई भी कीमत रख सकता है, इसीलिए क्योंकि जिस प्राइस पे इसको लगता है कि मुझे मुनाफा हो सकता है वो वही प्राइस रख सकता है जो इसके लिए दी गई और मुस्तकिल होती है, और वो मौजूदा कीमत पर जितना चाहिए बेच सकती है। वो था परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हम बताते थे कि हमें जो प्राइस होगा, जो भी मार्केट में प्राइस होगा, उसी कीमत पर जितना चाहे, जितना सेलर उसको चाहे उतना वो बेच सकती है। इसीलिए कामिल मुकाबले के तहत एक फर्द फैक्ट्री के सामने आने वाली तलब की मनहनी खतूत मौजूदा मसनूआत की कीमत के सतह पर एक उफ़क़ी सीधी लाइन होती है, यानी कि हम ऐसे भी बता सकते हैं उसका जो कर्व होता है हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिमांड लेते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में, जब परफेक्ट कंपटीशन के साथ इसको हम रिलेट करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए, हम एक्स एक्सिस पे डिमांड रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम प्राइस रखते हैं। जब हम यहाँ पे कर्व देते हैं परफेक्ट कंपटीशन में तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस इसकी कर्व जाती है। इसका मतलब ये होता है कि एक फर्द फैक्ट्री के सामने आने वाली तलब की जो हमें कर्व है वो मसनूआत की कीमत के सतह पर एक उफ़क़ी सीधी लाइन होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। एक कामिल मुकाबलती फैक्ट्री महज मकदार को एडजस्ट करती है, तो वो किस तरह से अपने प्राइस के हिसाब से ही अपनी मिकदार को एडजस्ट करती है, उसके पास कीमत पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, जब हम इजादारी की सूरत की बात करते हैं, इजादारी की सूरत में एक फैक्ट्री पूरी सनत की तश्कील करती है, वो पूरा देखती है कि मैं सारिफीन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह से प्राइस देनी चाहिए, मुझे कौन सा प्राइस रखना है जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। लिहाजा सारिफीन की पूरी मसनूआत की तलब इजादार के सामने होती है, क्योंकि मसनूआत के लिए सारिफीन की तलब की मुनहनी खतूत नीचे की तरफ ढलान पर होती है। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं द कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पे हमें जो कर्व होती है वो हमें ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, या हम ऐसे भी बता सकते हैं मसनूआत के लिए यानी कि प्रोडक्ट्स के लिए सारिफीन की तलब की मुनहनी खतूत नीचे की तरफ ढलान पर होती है। इसीलिए इजादारी को नीचे की तरफ ढलान पर होने वाली तलब की मुनहनी खतूत का सामना करना पड़ता है अगर वो अपनी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा करना चाहता है, तो उसे कीमत को कम करना पड़ेगा। अगर जितना वो कीमत कम करेगा उतनी ही उसकी जो
बिजनेस है वो उतना जो हमें डिमांड है वो उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि हमेशा जो खरीदार होता है वो कम प्राइस को पसंद करता है। इसीलिए जितना ये मोनोपोलिस्ट प्राइस कम करेगा उतना ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम बता सकते हैं अपनी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा करेगा। तो अगर उसको इजाफा करना चाहता है, अगर वो चाहता है सच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मैं करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेच डालूं, ज़्यादा से ज़्यादा फरोख्त करूं, तो उसे कीमत को कम करना पड़ेगा। अगर वो कुछ फरोख्त कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो वो कीमत को बढ़ा सकता है। यानी कि अगर उसको जो बाइंग है, जो सेलिंग है, अगर वो सेलिंग कम करेगा, अगर वो फरोख्त कम करेगा तो उसको कीमत को बढ़ाना होगा। दूसरे अल्फाज में इजादारी कीमत को कम कर सकता है, क्योंकि यही एक प्रोड्यूसर है, क्योंकि यही एक फरोख्त करने वाला है जो इस बिजनेस में है, जो इसकी प्रोडक्शन, इस चीज की प्रोडक्शन करता है। कोई उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी मार्केट में इसके सामान को कोई भी परफेक्ट उसके मुतबादिल नहीं है। इसीलिए इजादार कीमत को कम कर सकता है अपने फरोख्त और पैदावार की सतह में इजाफा करके, और वो कीमत को बढ़ा सकता है अपनी फरोख्त या पैदावार की सतह को कम करके। एक कामिल मुकाबलती फैक्ट्री महज पैदावार की मकदार को एडजस्ट करती है, कीमत इसके लिए एक दी गई और मुस्तकिल होती है, लेकिन इजार को एक ज्यादा पेचीदा मसला का सामना करना पड़ता है। वो क्या है, वो महज दी गई कीमत के लिए मिकदार को एडजस्ट नहीं कर सकता है। जिस तरह से हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, वहां पे एक ही कीमत होती थी और जो सेलर होता था उसको सिर्फ मकदार को एडजस्ट करना होता था। लेकिन जब हम इजादार की एक ज्यादा पेचीदे मसले का बयान करते हैं तो वो महज दी गई कीमत के लिए मिकदार को एडजस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी तरफ से की गई हर मिकदार की तब्दीली एक कीमत में तब्दीली लाती है। क्योंकि एक ही सेलर है, इस सेलर में हर मिकदार की तब्दीली एक कीमत में तब्दीली ला सकती है जिस पर मसनूआत बेची जा सकती है। ये इजादारी के तहत मार्जिनल रेवेन्यू और कीमत के दरमियान ताल्लुक को जानना अहम है, जो नीचे की तरफ ढलान पर होने वाली तलब की मननी खतूत यानी अवसतन रेवेन्यू मननी खतूत का सामना करती है। इस ताल्लुक की वजाहत करने के लिए आइए मार्जिनल रेवेन्यू के इजहार को लिखते हैं। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है, नो डाउट वो तो हमें प्राइस मेकर है, वो हर कीमत बना सकता है, वो अपने प्रोडक्ट की कोई कीमत दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक मसला बन जाता है, उसको एक पेचीदे मसले का सामना करना पड़ता है। वो क्या है, वो दी गई कीमत के लिए मिकदार को एडजस्ट नहीं कर सकता है, वो हर टाइम पे कीमत के लिए मिकदार को एडजस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी तरफ से की गई हर मिकदार की तब्दीली एक कीमत में तब्दीली लाती है जिस पर जो मसनूआत बेची जा सकती है। ये इजादारी के तहत मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम MR बताते हैं, और कीमत के दरमियान यानी कि प्राइस ताल्लुक को जानना अहम है। मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने का मकसद, जिस पर मुकाबला करने वाली फर्म का तवाजुन तज्जिया मबनी होता है, यानी कि हमेशा प्रॉफिट के लिए एक फर्म काम करती है, हमेशा वो कम से कम लगाना चाहती है, कॉस्ट कम से कम करना चाहती है और यहाँ से ज्यादा मुनाफा लेना चाहती है। इसीलिए एक जो मोनोपोलिस्ट होगा वो तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करने का मकसद ही होगा, जिस पर मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म का तवाजुन तज्जिया मबनी होता है। वही मकसद इजादार पर भी दुरुस्त समझा जाता है। इजादार का मकसद भी वही है, एक मोनोपोलिस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी वही है जो मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म का होता है, यानी दोनों का मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, यहाँ से प्रॉफिट वो कमाना चाहता है। हम इजादार के बारे में कोई और बदनीति नहीं समझते। अगर मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने के मकसद की बुनियाद पर इजादार के रवैये के नताइज मुकम्मल मुकाबला करने वाली
फर्म के नताइज से मुख्तलिफ है, तो ये इजादार के किसी बदनीयती पर मबनी मकसद की वजह से नहीं है, बल्कि इन हालात और सूरत इजाद की वजह से है जिनमें वो मौजूद होता है। एक मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म की सीधी लाइन की मांग के मनहनी और हाशियाना आमदनी मसावी होती है। औसत आमदनी या कीमत लाइन की मांग, जबकि एक इजादार एक नीचे की तरफ डलती हुई मांग या औसत आमदनी की का नतीजे का सामना करता है और इसकी हाशियाती आमदनी की मुननी औसत आमदनी की मुननी से नीचे होती है। इजादार और मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म के मुकाबले के हालात में ये फर्क इनके तवाजुन के नताइज में तमाम फर्क पैदा करता है। हालांकि दोनों का मकसद मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करना होता है। इजादारी तवाजुन का मुजाहरा हम फिगर से भी करा सकते हैं। इजादार इस वक्त तक इजाफी पैदावार करता रहेगा जब तक कि हाशियानी आमदनी हाशियानी कीमत से ज्यादा हो, यानी कि जो उसका कॉस्ट लगा है, जो उसको यहाँ से खर्चा आया है उस प्रोडक्शन को बनाने में, उससे ज्यादा उसका मुनाफा होना चाहिए। जो उसको यहाँ से उस पैदावार को, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्शन को बनाने में लगा है, उससे कई ज्यादा उसको आमदनी आनी चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि इजाफी यूनिट पैदा करना मुनाफा बख्श होता है। अगर ये आमदनी में इजाफे से ज्यादा कीमत में इजाफा करता है, उसके मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होंगे और इस सतह पर तवाजुन में पहुंच जाएगा जहां हाशियानी आमदनी हाशियानी कीमत के बराबर होती है, यानी कि MR जो है वो MC के बराबर होती है। अगर वो इस सतह की पैदावार से कम होता है जहां हाशियानी आमदनी हाशियानी कीमत के बराबर होती है, तो वो कुछ मुनाफा जाया कर रहा होगा जो वो हासिल कर सकता था। हाशियानी की सतह की पैदावार पर फर्म ज्यादा OM आमदनी हाशियानी कीमत के बराबर होती है, OM से ज्यादा मुनाफा कमा रही होगी और इसलिए वो तवाजुन में होगी। जब वो OM से मिकदार की पैदावार और फरोख्त कर रही होगी, अगर वो अपनी पैदावार ज्यादा बढ़ाता है तो हाशियानी आमदनी हाशियानी कीमत से कम होगी, यानी इजाफी यूनिट से ज्यादा कीमत में इजाफे से ज्यादा आमदनी में इजाफा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पैदावार करके इजाफी यूनिट्स पर नुकसान उठाए, लिहाजा इजादार और इस तरह अपनी कुल मुनाफा कम कर रहा होगा। इस तरह वो तवाजुन में इसकी सतह की पैदावार जहां हाशियानी कीमत आमदनी के बराबर होती है। एक ऐसी मार्केट की शक्ल है जिसमें यहाँ पे अब हमने देखा कि यहाँ जो इजादाराना मुसाबकत की एक नुमाया खुसूसियत है। हमने देखा कि जो मोनोपॉलिस्ट होता है, मोनोपॉली में एक मोनोपॉलिस्ट हमेशा यही कोशिश करता है कि उसका जो मार्जिनल कास्ट बहुत ही कम हो और उसका मार्जिनल रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा हो। अगर ये बराबर होता है तो उसको उतना फायदा नहीं होता, इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना जरूरी है। इसीलिए हमेशा वो इस चीज की बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा कि मुझे MR जो है वो ज्यादा होना चाहिए MC से। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसका इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। मोनोपॉलिस्ट एक ऐसी मार्केट की शक्ल है जिसमें बहुत से बेचने वाले होते हैं, लेकिन हर बेचने वाले का प्रोडक्ट दूसरे से कुछ मुख्तलिफ होता है। इस तरह बहुत से बेचने वाले एक मुख्तलिफ प्रोडक्ट फरोख्त कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट की मुख्तलिफ बनाने के लिए अमूमन ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ब्रांड्स जैसे कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट वगैरह के टूथपेस्ट आते हैं। मोनोपॉलिस्ट बनाने वाले इदारे में इजादारी और मुकम्मल मुकाबले की खुसूसियत शामिल
होती है, जिसको हम बताते हैं यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम बताते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, और हर इसका प्रोडक्ट, हर एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे से हमेशा मुख्तलिफ होता है। किस तरह से मुख्तलिफ होगा? या तो उसके स्टाइल में फर्क होगा, या तो उसके ट्रेडमार्क में फर्क होगा, या तो ब्रांड नाम में फर्क होगा। जिस तरह से हमें साबुने बहुत सारे मिलते हैं, टूथपेस्ट बहुत सारे मिलते हैं, तो जिस तरह से शैम्पू बहुत सारे मिलते हैं। अगर हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, हमारे पास कोलगेट टूथपेस्ट है, हमारे पास क्लोजअप टूथपेस्ट है, हमारे पास पेप्सोडेंट टूथपेस्ट है। सबका एक ही काम है, दांत साफ करने का, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। इसलिए हम जो बता सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो ऐसा मार्केट है जिसमें बेचने वाले भी बहुत हैं और खरीदने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बेचने वाले का जो प्रोडक्ट वो हमेशा दूसरे से कुछ मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से जो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट फरोख्त कर रहे होते हैं, वो हर एक प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंट बनाते हैं, कुछ मुख्तलिफ बनाते हैं। मोनोपोलिस्ट जो पेस्ट बनाने वाले इदारे हैं, उनमें इजादारी और मुकम्मल मुकाबले की खुसूसियात शामिल हैं, यानी कि इनमें परफेक्ट कंपटीशन की भी कुछ खुसूसियात है और उनमें मोनोपोली की भी खुसूसियात इसमें है। यानी कि दोनों जो मिलके जो खुसूसियात होती है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है। ट्रेडमार्क कंपनियों को इजादारी की ताकत फराहम करता है। दूसरी तरफ एक कमोडिटी जैसे टूथपेस्ट बनाने वाली इतनी सारी कंपनियां खरीदारों और फरोख्त कुंदनगान की मार्केट में मुकाबला पैदा करती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी तादाद में मुकाबला होता है। मुकम्मल मुकाबले की तरह यहाँ भी खरीदारों और फरोख्त कुंदनगान की बड़ी तादाद होती है। मजीद ये कि इजादारी मुकाबले में हर फर्म का साइज छोटा होता है, हर फर्म का मार्केट में महदूद हिस्सा होता है। यहाँ पे जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ हम बता सकते हैं मसनूआत का फर्क है। यहाँ पे ये इजादाराना मुसाबकत की एक नुमाया खुसूसियात है। एक मसनूआत को अक्सर तिजारती निशान और ब्रांड नेम के जरिए मुमताज किया जाता है, या हम बताएंगे इसको बहुत मशहूर किया जाता है। फर्क करता मसनूआत एक दूसरे के करीब तरीन मुतबादल होती है, यानी कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती है, जैसे कि कोलगेट टूथपेस्ट और क्लोजअप टूथपेस्ट। मसनूआत के फर्क की वजह से हर फर्म अपनी कीमत की पॉलिसी को आजादाना तौर पर तय कर सकती है। इस तरह हर फर्म को अपनी मसनूआत की कीमत पर जुज़वी कंट्रोल होता है, क्योंकि हर फर्म का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे फर्म से बहुत ही डिफरेंट होता है और उसको अपने पे डिपेंड करता है कि वो कैसी कीमत रखेगा। क्योंकि एक जो प्रोड्यूसर का, एक सेलर का जो प्रोडक्ट होता है वो तो दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होता है, इसीलिए वो या तो ब्रांड नेम से डिफरेंट होता है और उनकी भी जो प्राइसेस है वो अलग अलग होती है। हर फर्म अपनी कीमत की पॉलिसी को फ्रीडम रखती है, वो अपनी पॉलिसी को आजादाने तौर पर तय कर सकती है। इस तरह हर फर्म को अपनी मसनूआत की कीमत पर जुज़वी कंट्रोल होता है। उसके बाद हम देखेंगे एंट्री ऑफ द फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। क्या फर्म को दाखिले पर और इखराज की आज़ादी मिलती है कि नहीं? यहाँ पे जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ द फर्म्स टू एंटर, यहाँ पे फर्मों के दाखिले और इखराज की आज़ादी या फर्म्स को एग्जिट करना, क्योंकि जब भी एक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, यहाँ पे फर्म जो बाकी फर्म्स जो है वो दाखिले के लिए आ जाती है, वो दाखिले के लिए अट्रैक्ट हो जाती है, वो दाखिल होना चाहती है इसी इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हो, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। फर्मों को सनत में दाखिल होने या छोड़ने की आज़ादी होती है, ताहम नई फर्मों को सनत में दाखिल होने की मुकम्मल आज़ादी नहीं होती। कुछ फर्मों की मसनूआत कानूनी तौर पर पेटेंट हो सकती है, नई फर्में वो मसनूआत तैयार नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर कोई मद मुकाबल फर्म पेटेंट शुदा आइटम जैसे वुडलैंड जूते तैयार और फरोख्त नहीं कर सकती है, क्योंकि जब किसी का कोई इन्वेंशन होता है, कोई नई चीज आती है, उसको पेटेंट राइट्स मिल जाते हैं, यानी कि कोई उसकी और नकल नहीं कर सकता, तो वो उसके जो कंपटीशन में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे जब हम मोनोपोलिस्ट कंपटीशन की बात करते हैं, यहाँ पे एंट्री ऑफ फर्म यानी कि फर्मों को दाखिले और फर्म एग्जिट ऑफ द फर्म यानी कि इखराज की आज़ादी यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पे या दाखिल होने या छोड़ने की आज़ादी मिल जाती है। अगर फर्म्स को लगता है इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो दाखिल हो सकती है, उनको कोई पाबंदी नहीं। अगर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और अगर कोई फर्म छोड़ना चाहती है इस इंडस्ट्री को, वो छोड़ सकती है। फरोख्त के इखराजात, हर फर्म को अपनी फरोख्त को फरोग देने के लिए फरोख्त के इखराजात यानी कि इश्तिहार वगैरह पर खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। इसकी वजह ये है कि कम नकलो हरकत, मार्केट में बहुत सारे करीब करीब मुतबादिल मौजूद हैं, अवामिल, एशिया और खदमात की मुकम्मल नकलो हरकत नहीं होती है। इस तरह से अपने प्रोडक्ट को आम बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ फर्म्स क्या करती है, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है, वो अखबारों पे एडवर्टाइजमेंट करती है, वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करती है, वो रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट करती है, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो आम हो जाए। ये इनका एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि ये इनके ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, ये कॉस्ट उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, ताकि हमारे जो जो ये सामान है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फरोख्त हो जाए और वो इस फरोख्त को फरोग देने के लिए फरोख्त के इखराजात यानी कि वो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा बर्दाश्त करती है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इनकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा फरोख्त हो जाए और उनको इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मुकम्मल इल्म की कमी, यहाँ पे बायर को पता ही नहीं होता है कि आखिर प्राइस क्या है, मार्केट में कीमत जो है वो क्या चल रही है, मार्केट की कीमत इस प्रोडक्ट के लिए क्या चल रही है। अगर यहाँ पे हम पेस्ट की बात करें, एक पेस्ट की एक कीमत, दूसरी पेस्ट की दूसरी कीमत, यहाँ पे जो अलग अलग मसनूआत हैं उनको बेचने वाले जो हैं और जो खरीदार हैं और पैदावारी अवामिल के मालिकान जो हैं मार्केट की कीमत के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखते। उसकी वजह ये है यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं और वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और कुछ तो इश्तिहार देते हैं, कुछ तो एडवर्टीजमेंट करते हैं, कुछ फर्म्स तो एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे प्राइसेस में डिफरेंस होती है। इसलिए यहाँ पे मार्केट की कीमत के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखते। मसनूआत के फर्क की वजह से मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत का मुवाजना करना मुमकिन नहीं है। या हम बता सकते हैं ये तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, जिस तरह से हम टूथपेस्ट की बात करें, जिस तरह से हम साबुन की बात करें, जिस तरह से हम शैम्पू की बात करें, हमें पता ही नहीं है कि असल में कीमत क्या है। अगर हम उनको रिलेट करेंगे, अगर हम उनका मुवाजना करेंगे, वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हम बताएंगे इसकी कीमत तो ये है, हम ये भी बोल सकते हैं ये टूथपेस्ट तो कॉलगेट टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट तो पेप्सोडेंट है, ये तो अलग है, ये तो अलग है, इसकी कीमत ये है, उसकी कीमत ये है, हम उसका मुवाजना नहीं कर सकते हैं। जो मसनूआत की कीमत का मुवाजना करना वो तो मुमकिन नहीं है। गैर कीमती मुसाबिकत, फर्म में एक दूसरे से अपनी मसनूआत की कीमत में
तब्दीली किए बगैर मुकाबला कर सकती है, यानी कि नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं कि जो फर्में हैं वो एक दूसरे से अपने मसनूआत की कीमत में तब्दीली किए बगैर, इनके प्राइस में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, फिर भी वो कंपटीशन में कर सकती है अपने प्रोडक्ट को। मिसाल के तौर पर अगर एक पैकेट सरफ खरीदते हैं तो आपको उसके साथ एक गिलास मिल सकता है, एक बकेट मिल सकता है, या कभी कभार हम कोई बिस्किट खरीदते हैं तो उसके साथ स्पून फ्री होता है, या हम जो डिटर्जेंट खरीदते हैं उसके साथ बकेट फ्री मिलता है। इसको हम बताते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसको हम उर्दू में बताते हैं गैर कीमती मुसाबिकत। यहाँ पे अगर हमें एक पैकेट सरफ खरीदते हैं तो हमें उसके साथ एक यहाँ पे बकेट भी मिलता है। हम चाय का पैकेट खरीदते हैं उसके साथ हमें एक गिलास फ्री मिल जाता है। वो एक पैकेट या रिंग खरीदने पर आपको एक स्टील का चम्मच मुफ्त मिल सकता है। इस तरह फर्में अपनी मसनूआत की कीमत में कमी किए बगैर खरीदारों को तोहफे देकर मुकाबला करती हैं, यानी कि अब तो प्राइस में कोई चेंज नहीं लाई, अब तो कीमत में कोई तब्दीली नहीं लाई, लेकिन कस्टमर को, खरीदार को हमें यहाँ पे अट्रैक्ट करना है ताकि ये हमारा ही प्रोडक्ट ले ले, ये हमारे ही प्रोडक्ट के साथ चले, यहाँ हमें बार बार हमारे प्रोडक्ट को डिमांड करे। इस तरह से ये क्या करते हैं, फर्में क्या करती है, एक दूसरे से अपने मसनूआत की कीमत में तब्दीली किए बगैर, प्राइस को चेंज किए बगैर मुकाबला कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पैकेट सरफ के साथ हमें बकेट फ्री मिलता है, या चाय के साथ एक गिलास फ्री मिलता है, या बिस्किट के साथ एक हमें स्टील का चमचा मुफ्त मिलता है, इस तरह फर्में अपनी मसनूआत की कीमत में कमी किए बगैर खरीदारों को तोहफे देकर मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पे एक और खुसूसियत है कि ज्यादा फरोख्त सिर्फ कम कीमत पे, जितना जितना ये कम प्राइस करेगा उतनी ही ज्यादा फरोख्त करेगा। इजादाराना मुसाबकत के तहत एक फर्म अपनी मसनूआत की ज्यादा फरोख्त सिर्फ कीमत कम करके कर सकती है। उसके मुताबिक इजादाराना मुसाबकत में फर्म की तलब का मुनमी खत नीचे की तरफ माइल होता है। मोनोपोलिस्ट मुसाबकत के तहत कीमत पैदावार का तवाजुन, किस तरह से यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी को बैलेंस करना है, किस तरह से इक्विलिब्रियम यहाँ पे बता सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक मुसाबकत के तहत एक फर्म को कई ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो खालिस मुसाबकत के तहत मौजूद नहीं होते, क्योंकि खालिस मुसाबकत के तहत फर्दी फर्म की मार्केट मुकम्मल तौर पर आम मार्केट के साथ जम हो जाती है, इसलिए ये किसी भी मिकदार में गुड्स फरोख्त कर सकती है जो कि मार्केट की कीमत पर हुक्मरान है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मुसाबकत के तहत फर्दी फर्म की मार्केट एक हद तक इसके हरफों से अलग होती है, जिसके नतीजे में इसकी फरोख्त महदूद होती है और ये इसकी कीमत पर, इसके मसनूआत की नोयत पर और इश्तिहारी इखराजात पर मुनहसर होती है, क्योंकि यही एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एडवर्टीजमेंट होती है। वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट होती है क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है, अलग होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मुसाबकत के तहत फर्दी फर्म को, इनकी एक फर्म को मार्केट एक हद तक उसके हरफों से अलग होती है, जिसके नतीजे में उसकी फरोख्त महदूद होती है और ये उसकी कीमत पर, उसकी मसनूआत की नौयत पर, यानी कि उसकी प्राइस क्या है और उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो गुड्स है, उसकी नौयत पर भी डिपेंडेंट होती है। इश्तिहारी इखराजात, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाता है, जो उसको एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होता है वो उस पे मुनहसर होती है। इस तरह मोनोपोलिस्ट मुसाबकत के तहत एक फर्म को खालिस मुसाबकत फर्म से ज्यादा पेचीदा मसला का सामना करना पड़ता है। मोनोपोलिस्ट मुसाबकत के तहत एक फर्दी फर्म का तवाजुन 3 लिहाज से होता है, यानी
कीमत, मसनूआत की नौइयत और इश्तिहारी अखराजात के बारे में। कीमत में तब्दीली, पहले मोनोपोलिस्टिक यानी कि यहाँ पे कीमत में तब्दीली, अगर ये प्राइस चेंज करता है तो उसका असर यहाँ पे हमें प्रॉफिट पे कितना पड़ता है। पहले मोनोपोलिस्टिक मुसाबिकत के तहत एक फर्म को अपनी कीमत की पॉलिसी के बारे में फैसला करना होता है। इसे अपनी मसनूआत की क्या कीमत मुकर्रर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ सार्फिन का अपनी खास ब्रांड या मसनूआत से लगाव होता है, इसीलिए इससे अपनी मसनूआत की कीमत पर कुछ इजादारी का असर हासिल होता है। अगर ये अपनी मसनूआत की कीमत में थोड़ी सी इजाफा करे तो ये अपने बहुत से ग्राहकों को खो सकता है, लेकिन सबको नहीं। दूसरी तरफ अगर ये अपनी कीमत को कम करता है तो ये ज्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ रागिब कर सकता है, लेकिन अपने हरीफों के तमाम ग्राहकों को नहीं। दूसरे अल्फाज में, जब मोनोपोलिस्टिक मुसाबिकत के तहत एक फर्म अपनी मसनूआत की कीमत बढ़ाती है तो इसकी मांग में कमी होती है, लेकिन ये सिफर नहीं होती, ये जीरो नहीं होती। जब ये अपनी मसनूआत की कीमत कम करती है तो मांग में इजाफा होता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि हमेशा एक जो बायर होता है वो कम प्राइस को, हमेशा कम कीमत को पसंद करता है। जैसे ही मोनोपोलिस्ट अपनी मसनूआत की कीमत कम करती है तो मांग में इजाफा हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ये बेहद नहीं होता। इसलिए मोनोपोलिस्टिक मुसाबिकत के तहत एक फर्म को जो मांग की हुदूद का सामना करना पड़ता है वो ऊपरी सीधी लाइन नहीं होती, बल्कि एक नीचे की तरफ माइल लाइन होती है। इस तरह जबकि खालिस मुसाबिकत के तहत एक फर्म किसी भी मिकदार में गुड्स फरोख्त कर सकती है जो कि मार्केट की कीमत पर हुक्मरान होती है, बगैर किसी खौफ के कि ये कीमत कम हो जाएगी। मोनोपोलिस्ट मुसाबिकत के तहत एक फर्म अपनी मसनूआत की नौइयत और मांग की शराइत के पेश नजर सिर्फ कीमत को कम करके ज्यादा फरोख्त कर सकती है। मोनोपोलिस्टिक मुसाबिकत के तहत एक फर्म के लिए मांग की मननी खतूत नीचे की तरफ माइल होती है, मुख्तलिफ कीमत पैदावार के इम्तिजाजात के सामना करती है। अगर ये की आला कीमत मुकर्रर करती है, अगर ये कीमत बढ़ाएगी, अगर ये प्राइस रेज करेगी, अगर ये प्राइस इंक्रीज करेगी तो कम फरोख्त होगी, तो कम डिमांड होगी, क्योंकि एक खरीदार जो है वो कम प्राइस को ही पसंद करता है। इसीलिए अगर ये एक एला कीमत मुकर्रर करती है तो कम फरोख्त होगी, अगर ये कम कीमत मुकर्रर करती है तो ज्यादा फरोख्त होगी। तो हमने ये जाना कि हमें आज का जो हमें टॉपिक था वो था हमारा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो हम यहाँ पे मोनोपोली के बारे में हमने जाना, हमने देखा कि मोनोपोली इस वक्त मौजूद होती है जब कोई एक कंपनी किसी ऐसे प्रोडक्ट की वाहिद प्रोड्यूसर या फरोख्त कुंदा या सेलर हो, यानी कि एक ही प्रोड्यूसर लेकिन बहुत सारे जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा फरोख्त करने वाले, बहुत जिसका कोई करीबी मुतबादिल ना हो, यानी कि एक सेलर है मानो सिंगल पॉली सेलर और इनके प्रोडक्ट का कोई करीबी मुतबादिल ना हो। इस तारीफ में तीन बातें काबिल जिक्र हैं। मोनोपोली के लिए जरूरी है कि किसी प्रोडक्ट का वाहिद प्रोड्यूसर या फरोख्त कुंदा हो, या वाहिद प्रोड्यूसर एक इनफरादी मालिक यानी कि एक ही सेलर, या शराकतदारी भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में भी हो सकता है। अगर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हों, या तो कामिल मुसाबिकत परफेक्ट कंपटीशन, या मुसाबकती मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मौजूद होगी। इस पर मुनसर है कि प्रोडक्ट हम जिन्स हो या मुख्तलिफ। दूसरी जानिब अगर चंद प्रोड्यूसर ज्यादा फरोख्त कुंदनगान मौजूद है तो उसे ओलिगोपोली कहा जाता है। लिहाजा अगर मोनोपोली मौजूद हो
تو میدان میں صرف ایک کمپنی ہونا ضروری ہے۔ دراصل مونوپولی کا مطلب ایک فروخت کنندہ ہوتا ہے یا ایک فروخت کرنے والا ہوتا ہے۔ مونو کا مطلب ایک اور پولی کا مطلب ایک فروخت کرنے والا۔ اس طرح مونوپولی کا مطلب ایک فروخت کرنے والا یا پروڈیوسر۔ لیکن یہ کہنا کہ مونوپولی کا مطلب ایک فروخت کرنے والا یا پروڈیوسر کافی نہیں ہے۔ مونوپولی کے لیے ضروری ہے کہ اس پروڈکٹ کا کوئی قریبی متبادل موجود نہ ہو۔ اگر کچھ اور کمپنیاں ہیں جو اس پروڈکٹ کے قریبی متبادل تیار کر رہی ہے تو ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے کی موجودگی میں کوئی کمپنی مونوپولسٹ کہلائی نہیں جا سکتی۔ مونوپولی کا مطلب تمام مقابلے کی عدم موجودگی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، جب ہم مونوپولی کی اگزامپل دیتے ہیں، یہاں پہ ہم JNK میں دیکھیں گے، یہاں پہ الیکٹریسٹی، یہاں پہ ہمیں جو ریلوے ریزرویشن ہے وہ مونوپولی مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو واٹر سپلائی ہے وہ بھی گورنمنٹ کے انڈر ہی ہے، گورنمنٹ ہی ہے جو اس کا سیلر ہے، اور لینے والے بہت سارے ہیں، جو خریدار ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ مختلف برانڈز ایک دوسرے کے ساتھ مارکیٹ میں مقابلہ کرتے ہیں، اور کسی بھی ایک برانڈ کے پروڈیوسر کو مونوپولسٹ نہیں کہا جاتا ہے۔ مونوپولسٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پروڈکٹ کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کو کوئی قریبی متبادل نہیں۔ اس طرح صرف ایک پروڈکٹ کا واحد فروخت کرنے والا، اسی کو ہم مونوپولسٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس مارکیٹ میں قیمت مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک ہی سیلر ہو، جب اس پروڈکٹ کا ایک ہی صرف سیلر ہو تو وہ اور اپنی پرائس وہ کوئی بھی قیمت مقرر کر سکتا ہے، اس کو کسی کو پوچھنے کے بغیر ہی وہ اپنا قیمت مقرر کر سکتا ہے۔ وہ اپنے پروڈکٹ کا واحد پروڈیوسر ہے، واحد فروخت کرنے والا ہے، اسی لیے وہ کوئی بھی قیمت اختیار کر سکتا ہے۔ جب ہم ایجاداری کے دوسرے شرط کو مانگ کر اس لچک کی شکل میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مانگ کی کراس لچک میں ایک اچھی کے لیے مانگ میں تبدیلی کی ڈگری یعنی کہ پرائس ڈسکریمنیشن کو ظاہر کرتی ہے، جو کسی دوسری اچھی کی قیمت میں تبدیلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایجاداری ہونی چاہیے تو ایجادار کے مصنوعات اور کسی بھی دوسرے پروڈیوسر کے مصنوعات کے درمیان مانگ کی کراس لچک بہت کم ہونی چاہیے۔ اس حقیقت سے کہ ایجاداری کے تحت ایک فیکٹری ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیگر فیکٹریوں کو کسی نہ کسی وجہ سے ایجادار کی صنعت میں داخلے سے روکا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں سخت رکاوٹیں موجود ہیں۔ جہاں ایک فیکٹری کسی کموڈٹی کی پیداوار پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے، رکاوٹیں جو فیکٹری کو صنعت میں داخلے سے روکتی ہے وہ معاشی نوعیت کی ہو سکتی ہے یا ادارہ جاتی اور مصنوعی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ ایجاداری کی صورت میں رکاوٹیں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ تمام فیکٹریوں کو داخلے سے روکتی ہے۔ جب ہم مونوپولی کی مارکیٹ کی بات کریں، یہاں پہ کسی اور فیکٹری کو داخلے کی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ تمام فیکٹریوں کو داخلے سے روکتی ہے۔ سوائے اس اوپر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایجاداری کے وجود کے لیے 3 شرائط ضروری ہے۔ پہلا، واحد پروڈیوسر یا بیچنے والا، یعنی کہ ایک ہی سیلر۔ مصنوعات کے لیے کوئی قریب متبادل نہیں، یہاں پہ کوئی بھی پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے۔ جو مونوپولی کا پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو کوئی قریب متبادل نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے۔ صنعت میں داخلے کے لیے مضبوط رکاوٹیں موجود ہوتی ہے۔ فیکٹری کے جو پہلے سے میدان میں موجود ہو۔ ایجاداری کے سامنے آنے والی طلب کی منحنی خطوط کو سمجھنا اہم ہے۔ جیسا کہ ایک پچھلے باب میں وضاحت کی گئی ہے، کامل مقابلے کے تحت صنعتی فیکٹری کے سامنے آنے والی طلب کی منحنی خطوط نیچے کی طرف ڈھلان پر ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ صارفین کی طلب ہے اور مصنوعات کے لیے صارفین کی طلب کی منحنی خطوط عموماً نیچے کی طرف ڈھلان پر ہوتی ہیں۔
नीचे की तरफ ढलान पर होने वाली सार्फिन की तलब की मननी खतूत पूरी मुकाबलती सुन्नत के सामने होती है, लेकिन कामिल मुकाबले के तहत एक फर्द फैक्ट्री नीचे की तरफ ढलान पर आने वाली तलब की मननी खतूत का सामना नहीं करती। ये इसलिए होता है क्योंकि कामिल मुकाबले के तहत एक फर्द फैक्ट्री मुतअद्दिद फैक्ट्री में से एक होती है जो सुन्नत तश्कील देती है, इसलिए वो कीमत पर असर अंदाज नहीं हो सकती जो अपने इनफरादी सतह के पैदावार को तब्दील करके हो। एक कामिल मुकाबली फैक्ट्री को मौजूद कीमत को कबूल करना होता है जो इसके लिए दी गई और मुस्तकिल होती है। वो मौजूदा कीमत पर जितना चाहे बेच सकती है, इसलिए कामिल मुकाबले के तहत एक फर्द फैक्ट्री के सामने आने वाली तलब की मुननी खतूत मौजूदा मसनूआत की कीमत के सतह पर एक उपकी सीधी लाइन होती है। एक कामिल मुकाबलती फैक्ट्री महज मिकदार को एडजस्ट करती है, इसके पास कीमत कोई असर नहीं होता, लेकिन इजादारी की सूरत में एक फैक्ट्री पूरे सनत की तश्कील करती है, लिहाजा सार्फिन को पूरी मसनूआत की तलब इजादार के सामने होती है। चूंकि मसनूआत के लिए सार्फिन की तलब की मननी खतूत नीचे की तरफ ढलान पर होती है, इसलिए इजादार को नीचे की तरफ ढलान पर होने वाली तलब की मननी खतूत का सामना करना पड़ता है। अगर वो अपनी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा करना चाहता है तो उसे कीमत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कीमत कम करेगा उतना उसका फरोख्त में इजाफा हो जाएगा। अगर वो कुछ फरोख्त कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो वो कीमत को बढ़ा सकता है, अगर वो ज्यादा फरोख्त करना नहीं चाहता है तो वो कीमत को बढ़ा सकता है। दूसरे अल्फाज में इजादार कीमत को कम कर सकता है अपने फरोख्त और पैदावार की सतह में इजाफा करके, और वो कीमत को बढ़ा सकता है अपने फरोख्त या पैदावार की सतह को कम करके। एक कामिल मुकाबली फैक्ट्री महज पैदावार की मिकदार को एडजस्ट करती है, कीमत इसके लिए दी गई और मुस्तकिल बेतम होती है, लेकिन इजादार को एक ज्यादा पेचीदा मसला का सामना करना पड़ता है। वो महज दी गई कीमत के लिए मिकदार को एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी तरफ से की गई हर मिकदार की तब्दीली एक कीमत में तब्दीली लाती है जिस पर मसनूआत बेची जा सकती है। यह इजादारी के तहत मार्जिनल रेवेन्यू और कीमत के दरमियान ताल्लुक को जानना अहम है, जो नीचे की तरफ ढलान पर होने वाली तलब की मुननी खतूत यानी अवसत रेवेन्यू मुननी खतूत का सामना करती है। इस ताल्लुक की वजाहत करने के लिए आइए मार्जिनल रेवेन्यू के इजहार को लिखते हैं। मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने का मकसद जिस पर मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म का तवाज़ुन तजिया मबनी होता है, वही मकसद इजादार पर भी दुरुस्त समझा जाता है। इजादार का मकसद भी वही है जो मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म का होता है, यानी दोनों का मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। हम इजादार के बारे में कोई और बदनीति नहीं समझते अगर मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने के मकसद की बुनियाद पर इजादार के रवैये के नताइज मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म के नताइज से मुख्तलिफ है, तो ये इजादार के किसी बदनीति पर मबनी मकसद की वजह से नहीं है, बल्कि इन हालात और सूरत हाल की वजह से भी है जिनमें वो मौजूद होता है। एक मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म की सीधी लाइन की मांग के मननी और हाशियाई आमदनी मसावी होती है औसत आमदनी या कीमत के, जबकि एक इजादार एक नीचे की तरफ डलती हुई मांग या औसत आमदनी की मननी का सामना करता है और उसकी हाशियाई आमदनी की मननी औसत आमदनी की मननी से नीचे होती है। इजादार और मुकम्मल मुकाबला करने वाली फर्म के मुकाबले के हालात में यह फर्क उनके तवाज़ुन के नताइज में तमाम फर्क पैदा करता है, हालांकि दोनों का मकसद मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करना होता है। इजादारी तवाज़ुन का मुजाहरा ऐसे किया जाता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसी मार्केट की शक्ल है जिसमें बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, लेकिन हर बेचने वाले का प्रोडक्ट दूसरे से कुछ मुख्तलिफ होता है। इस तरह बहुत से बेचने वाले एक मुख्तलिफ प्रोडक्ट फरोख्त कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट को मुख्तलिफ बनाने के लिए उमूमन ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब
ब्रांड जैसे कोलगेट या क्लोजअप या पेप्सोडेंट वगैरह के टूथपेस्ट बनाने वाले इदारे में इजादारी और मुकाबले की खसूसियत शामिल होती है। ट्रेडमार्क कंपनियों को इजादारी की ताकत फराहम करता है। दूसरी तरफ एक कमोडिटी जैसे टूथपेस्ट बनाने वाले इतनी सारी कंपनियां खरीदारों और फरोख्त करने वालों की मार्केट में मुकाबला पैदा करती है, उनकी बड़ी तादाद होती है। मुकाबले की तरह यहाँ भी खरीदारों और फरोख्त करने वालों की बहुत बड़ी तादाद होती है। मजीद ये कि इजादारी मुकाबले में हर फर्म का साइज छोटा होता है, क्योंकि वहां पे हमने देखा एक ही सेलर होता है, वो तो बहुत बड़ी फर्म होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और हर फर्म का साइज जो है वो छोटा होता है। जब हम मोनोपोली की बात करते हैं उसके मुकाबले में या इसके मुकाबले में मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में जो बहुत सारी फर्म्स होती है और हर फर्म का साइज छोटा होता है। हर फर्म का मार्केट में महदूद हिस्सा होता है, यानी कि जो फर्म होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसका जो डिवीजन हो जाता है, यानी कि एक मार्केट में बहुत सारे सेलर्स जब हो हर सेलर को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल सकता है। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, मोनोपोली क्योंकि एक ही सेलर होता है, सारे का सारा मार्केट उसी एक सेलर का होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और हर सेलर को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हिस्सा मिल जाता है। यहाँ पे क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है। ये इजादाराना मुसाबकत की एक नुमाया खुसूसियत है। किसी मसनूआत को अक्सर तिजारती निशान और ब्रांड नेम के जरिए फेमस किया जाता है, उसको आम किया जाता है। फर्क करदा मसनूआत एक दूसरे की करीब तरीन मुतबादिल होती है, जैसे कि कोलगेट टूथपेस्ट और क्लोजअप टूथपेस्ट। मसनूआत के फर्क की वजह से हर फर्म अपनी कीमत की पॉलिसी को आजादाना तौर पर तय कर सकती है। इस तरह हर फर्म को अपनी मसनूआत की कीमत पर जुज़वी कंट्रोल होता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि यहाँ पे हर फर्म को अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाता है। हर सेलर को सारा मार्केट का हिस्सा नहीं मिलता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाता है और वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे ऐसा ही कंट्रोल रखेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल जाए। इसीलिए यहाँ पे हर फर्म को अपनी जो प्रोडक्ट की कीमत है उस पर जुज़वी कंट्रोल होता है, उस पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। वो उसका प्राइस कैसा रखे, उसकी कीमत कैसे रखे, उसकी कीमत की पॉलिसी में बिल्कुल फ्रीडम है। वो आज़ादाना तौर पर उसकी कीमत को तय कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह से हर फर्म को अपनी मसनूआत की कीमत पर जुज़वी कंट्रोल होता है। यहाँ पे अगर हम बता सके कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहाँ पे अगर इसमें बहुत ज़्यादा हर एक फर्म को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, तो बाकी फर्म्स जो है वो भी इस बिजनेस में आना चाहेंगे, वो दाखिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनके दाखिले में कोई रुकावट कोई भी नहीं ला सकेंगे। वो दाखिल के लिए फ्री है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे इस फर्म में हर एक फर्म को यहाँ पे लॉस होता है, नुकसान होता है और फर्म यहाँ पे छोड़ना चाहती है, ये बिजनेस ही छोड़ना चाहती है, इसीलिए यहाँ पे दाखिल होने की भी आज़ादी है, यहाँ पे छोड़ने की भी आज़ादी होती है। ताहम नई फर्मों को सुन्नत में दाखिल होने की मुकम्मल आज़ादी नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम नहीं होती है टू सम एक्सटेंट। कुछ फर्मों की मसनूआत कानूनी तौर पर पेटेंट हो सकती है। पेटेंट तब मिल जाता है, पेटेंट राइट्स तब मिल जाता है जब उसको
10 साल के लिए या 12 साल के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस मिल जाते हैं। अगर किसी फर्म के प्रोडक्ट को कोई और यहाँ पे नकल नहीं कर सकता है और उनके बिल्कुल एक जैसा नहीं बना सकता है, उनका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा। नई फर्में में वो मसनूआत तैयार नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर कोई मद मुकाबिल फर्म पेटेंट शुदा आइटम जैसे वुडलैंड जूते तैयार और फरोख्त नहीं कर सकती। हमने पहले ही बताया, जब पेटेंट राइट मिल जाते हैं तो उसके मुकाबले में एक फर्म जो पेटेंट शुदा है उसके आइटम को वो फरोख्त नहीं कर सकती है, उसके आइटम को बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट नहीं बना सकती है। यहाँ पे पहले ही बता चुके हम पहले ही उसकी वजाहत कर चुके कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फरोख्त को फरोग देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, सेलिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट यानी कि सेल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, इश्तिहार दिए जाते हैं, इस पर बहुत खर्चा किया जाता है। वो खर्चा जो है वो कंपनी वो फर्म बर्दाश्त करती है, क्योंकि ताकि इसके फरोख्त को उसके जो सेलिंग जो पावर है वो बढ़ जाए। हर फर्म को अपनी फरोख्त को फरोग देने के लिए फरोख्त के अखराजात यानी कि इश्तिहार वगैरह पर खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फरोख्त हो जाए, ताकि इनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। कम नकलो हरकत, मार्केट में बहुत सारे करीब तरीन मुतबादिल मौजूद है। यहाँ पे इनके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बहुत है, क्योंकि एक साबुन जो है, जिस तरह से हमें बहुत तरह किस्म की साबुन मिल जाती है, जिस तरह से सिंथाल है, जिस तरह से लाइफ बॉय है, यहाँ पे ये करीब तरीन मुतबादिल जो है मौजूद है। यहाँ पे अवामिल, एशिया, खदमात की मुकम्मल नकलो हरकत नहीं होती। यहाँ जो बायर्स है, जो खरीदार है, उनको मार्केट की कीमत के बारे में कोई मुकम्मल जानकारी नहीं होती। यहाँ पे मसनूआत के बेचने वाले और खरीदार और पैदावारी अवामिल के मालिकान यानी कि जो सेलर्स होते हैं, मार्केट की कीमत के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखते। मसनूआत के फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत का मुवाजना करना मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज टू द बायर नहीं है। यहाँ पे तब परफेक्ट नॉलेज होती जब इनकी मसनूआतें एक जैसी होती, लेकिन मसनूआत बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो किसी न किसी तरीके से फ़र्क करते हैं। वो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। उस मसनूआत के फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत का मुवाजना करना मुमकिन नहीं है। गैर कीमती मुसाबिकत, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन यानी कि गैर कीमती मुसाबिकत, कीमत को रिलेट करने के बगैर ही फिर भी कंपटीशन करना, फर्में एक दूसरे से अपनी मसनूआत की कीमत में तब्दीली किए बगैर मुकाबला कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ कोई ना कोई चीज़ फ्री मिल जाती है, कोई ना कोई चीज़ फ्री मिल जाती है, कोई ना कोई चीज़ मुफ्त मिल जाती है, तो आपको इसके साथ एक गिलास मिल सकता है, किसी प्रोडक्ट के साथ एक स्टील चम्मच मिल सकता है, किसी प्रोडक्ट के साथ कोई बकेट मिल सकता है। इस तरह फर्में अपनी मसनूआत की कीमत में कमी किए बगैर खरीदारों को तोहफे देकर मुकाबला करती है। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारों को तोहफे देकर मुकाबला करती है। ज़्यादा फरोख्त सिर्फ कम कीमत पर। यहाँ पे जितना कम प्राइस होगा, जितनी कम कीमत होगी, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिक जाएगी। इजाराना मुसाबकत के तहत एक फर्म अपनी मसनूआत की ज़्यादा फरोख्त सिर्फ कीमत कम करके कर सकती है। इसके मुताबिक इजाराना मुसाबकत में फर्म की तलब का मुननी खत नीचे की तरफ मायल होता है। मोनोपोलिस्टिक मुसाबकत के तहत कीमत पैदावार का तवाज़ुन
मोनोपोलिस्टिक मुसाबकत के तहत एक फर्म को कई ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो खालिस मुसाबकत के तहत मौजूद नहीं होते, क्योंकि खालिस मुसाबकत के तहत फर्दी फर्म की मार्केट मुकम्मल तौर पर आम मार्केट के साथ जम हो जाती है, इसलिए ये किसी भी मिकदार में गुड्स फरोख्त कर सकती है जो कि मार्केट की कीमत पर हुक्मरान हो। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मुसाबकत के तहत फर्दी फर्म की मार्केट एक हद तक उसके हरफों से अलग होती है, जिसके नतीजे में उसकी फरोख्त महदूद होती है और ये इसकी कीमत पर, इसकी मसनूआत की नौइयत पर, इश्तिहारी अखराजात पर मुनहसर होती है। इस तरह मोनोपोलिस्टिक मुसाबकत